हेलो स्टूडेंट, दिस इज राहुल कुमार एंड आज हम AIPMT 2016 का सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। कितनी इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं हम चेक करते हैं। लेट्स सी कि 15th क्वेश्चन जो है वो अपना ब्लैक बॉडी रेडिएशन का है, जिसका अपने पास टेम्परेचर गिवन है 5760 केल्विन एंड उसमें से जो एनर्जी रेडिएट हो रही है वो हो रही है 250 नैनोमीटर पे, एक हो रही है अपने पास 1000 नैनोमीटर पे, एक हो रही है 500 नैनोमीटर पे, और अपने पास जो B की वैल्यू दी है वो वाली ये वाली है। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अपने पास लैम्डा T इज इक्वल टू आ जाता है B। तो अगर ध्यान से इसमें हम पुट करते हैं वैल्यू को, B एंड T की वैल्यू को, जो B है उसकी वैल्यू है 2.88 10⁻⁶ एंड जो अपने पास टेम्परेचर है दैट इज 5760। अगर हम इसको चेक करते हैं तो अपने पास जो अप्रोक्सीमेट बनेगा ये चीज बन जाती है अपने पास 20। तो अपने पास 1/2 की टर्म आ गई तो अपने पास बनेगा दैट इज 500 समथिंग। तो अपने पास जो इसका बनेगा दैट विल बी 500 नैनोमीटर। तो बॉडी जो है मैक्सिमम रेडिएट करेगी इस वेवलेंथ पे, वो हो जाएगी अपने पास 500 नैनोमीटर। इट मींस जो अपने पास बॉडी की रेडिएशन है, अगर वेवलेंथ 500 से कम होगी तो भी अपने पास एनर्जी कम होगी, एंड अगर अपने पास वेवलेंथ 500 से ज्यादा तो भी जो एनर्जी एमिटेड है वो कम हो जाएगी। तो चेक करते हैं कि 500 के कॉरस्पॉन्डिंग जो दिया हुआ है दैट इज U2 एनर्जी। तो 500 के कॉरस्पॉन्डिंग अपने पास दी हुई है U2 एनर्जी, एंड जो 250 के कॉरस्पॉन्डिंग है वो वाली है U1, जो 1000 के कॉरस्पॉन्डिंग है वो अपने पास हो जाती है U3। तो यहाँ पे U2 सबसे हाईएस्ट वैल्यू है एज कम्पेयर टू U1 एंड U3। तो ऑप्शन देखते हैं, जीरो कैंसिल और U सबसे ज्यादा 2 वाली बड़ी है, तो अपने पास ऑप्शन कौन सा बनेगा, दैट विल बी द 4th ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला गया है कि अपने पास एक ब्रास की रॉड है जिसकी लेंथ L1 है, जिसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन α1 है। एक अपने पास स्टील की रॉड है जिसकी लेंथ L2 है, कोएफिशिएंट α2 है, एंड इसका अपने पास ये स्टील का मटेरियल यूज कर रहे हैं। तो उसने बोला है कि जितना मर्जी टेम्परेचर चेंज हो अपने पास जो L2 माइनस L1 है वो हमेशा कांस्टेंट रह रही है। इट मींस जो इसका डिफरेंस है एट ऑल टेम्परेचर्स सेम रहेगा। अब ध्यान से देखते हैं कि डिफरेंस का मतलब क्या है। जितना टेम्परेचर चेंज करने से अपने पास ब्रास की रॉड की लेंथ चेंज करेगी, लेट्स एज्यूम वी विल से डेल्टा L1, और जो स्टील की होगी उसको एज्यूम करेंगे डेल्टा L2। तो अपने पास अगर डेल्टा L1 डेल्टा L2 के इक्वल होएगा तो इनका डिफरेंस हमेशा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो अगर इक्वेट करना है तो इक्वेशन क्या आएगी, डेल्टा L बाय L किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा T। तो अपने पास डेल्टा L क्या बनेगा, L अल्फा डेल्टा T। अगर इस फॉर्मूले को यहाँ पे पुट करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, L अल्फा डेल्टा T फॉर ब्रास दैट इज 1 शुड बी इक्वल टू L अल्फा डेल्टा T फॉर सेकेंड। तो यहाँ पे देखो कि टेम्परेचर चेंज उसने सेम बोला है, क्योंकि दोनों बॉडीज को हम सेम टेम्परेचर से इंक्रीज कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो अपने पास क्या आएगा, L1 अल्फा 1 इज इक्वल टू L2 अल्फा 2। तो अपने पास ऑप्शन में कौन सा बनेगा, दैट विल बी अल्फा 1 L1 इज इक्वल टू अल्फा 2 L2। तो अपने पास आंसर हो जाएगा 4th ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कितनी आसानी से हम क्वेश्चंस को सिंपल बेसिक नॉलेज से सॉल्व कर सकते हैं। एक चीज को ध्यान में रखना कि सिंपल बेसिक नॉलेज तो मस्ट है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं होगी तो ये कोई भी मेथड हम चूज नहीं कर सकेंगे सॉल्व करने के लिए। कुछ क्वेश्चंस में हम डायरेक्टली ऑप्शंस देख के ही आंसर फिगर आउट कर सकते हैं, जैसे मैं आपको अभी कुछ क्वेश्चंस में दिखाऊंगा। फॉर एग्जांपल 20th क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास m है, एक फोटोन है जिसकी एनर्जी क्या है अपने पास E है, और दोनों की एनर्जी सेम चल रही है। तो अपने पास रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितना आएगा। तो इस बात को समझो, हमने क्या करना है, हमने इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन की वेवलेंथ की वैल्यू निकालनी है। अब इस बात को समझो, जो वेवलेंथ है उसके यूनिट मीटर में होएगा, जो वेवलेंथ फोटोन की है उसके यूनिट मीटर में होएगा। तो इन द एंड क्या होएगा कि अपने पास जो भी टर्म बनेगी वो क्या होगी, यूनिटलेस हो जाएगी या फिर डायमेंशनलेस हो जाएगी। अगर हम ऑप्शंस में से चेक करते हैं तो जो वाली ऑप्शन में हमारे पास डायमेंशनलेस क्वांटिटी बनेगी दैट ऑप्शन विल बी आवर आंसर। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर एनर्जी को मास से डिवाइड करता हूँ तो क्या यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा कैंसिल, तो ये वाला आंसर नहीं हो सकता। अगर मैं मास को एनर्जी से डिवाइड करता हूँ, सी को बाहर रखता हूँ,
तो इट माइट बी पॉसिबल यहाँ, बट ये x वाला पोर्शन कहाँ से आ गया, क्वेश्चन में तो गिवन ही नहीं है, तो ये वाला आंसर नहीं है उसका, बिकॉज यहाँ पे x वाला जो पोर्शन है एक्स्ट्रा है। सिमिलरली अगर मैं चेक करूंगा ये सारी चीजों का मल्टीप्लाई है, और मल्टीप्लाई अगर होगा तो कैंसिल आउट कैसे होगा, तो ये वाला नहीं हो सकता। तो ऑप्शन अपने पास कौन सा बनेगा, सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन बनेगा जिसमें अपने पास ना तो x है, एनर्जी, c और मास की रेशियो चल रही है। तो इसको क्वेश्चन को हमने सिर्फ और सिर्फ ऑप्शंस देख के ही सॉल्व कर लिया। चलो तो उसके ऊपर देखते हैं 19th क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन में जो कह रहा है, एक बार उसकी क्वेश्चन की स्टेटमेंट, 19th क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा लेंथी बनेगा, तो इसलिए हम इसको अभी डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज मैं वो वाले क्वेश्चंस फिगर आउट कर रहा हूँ जो इजीली कर सकते हैं हम आसानी से। तो हम 19 क्वेश्चन फॉर द टाइमिंग स्किप करेंगे, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाता हूँ कि प्रॉपर सोल्यूशन क्या होगा। अभी 21st क्वेश्चन देख लो। 21st क्वेश्चन में अपने पास एक डिस्क दी हुई है, एक स्फीयर दिया हुआ है, सेम रेडियस है बट डिफरेंट मासेस है, तो उनको हमने इंक्लाइंड प्लेन से रोल करवाया है। तो जब बॉडी इंक्लाइंड प्लेन से रोल करती है तो ध्यान से समझो इस बात को, जो बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होगा उसकी एक्सेलरेशन कम हो जाएगी। एक्सेलरेशन कम होगी तो टाइम क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर टाइम बढ़ेगा तो अपने पास क्या होगा, कौन सी वाली, जिस बॉडी का टाइम ज्यादा होगा नीचे पहुंचने को ऑटोमेटिकली वो लेट पहुंचेगी, या जिसका टाइम कम लगेगा नीचे पहुंचने को वो जल्दी पहुंच जाएगी। अब ध्यान से देखो, वैसे अगर आपको कंफ्यूजन दूर करनी हो तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो एक्सेलरेशन होती है वो 1/i के प्रोपोर्शनल होगी। जितनी बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा एक्सेलरेशन कम हो जाएगी। वैसे भी सोच के देखो, अगर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा तो बॉडी क्या करेगी, ज्यादा वेट वाली होगी। अगर ज्यादा वेट वाली होगी ऑटोमेटिकली इट विल टेक मोर टाइम। तो चेक करेंगे, एक अपने पास डिस्क है, एक अपने पास स्फीयर है। जो डिस्क होती है उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है 1/2 mr²। अगर मैं इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को देखूंगा दैट विल बी 0.5 mr²। सिमिलरली स्फीयर है, स्फीयर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, 2/5 mr²। 2/5 को अगर मैं न्यूमेरिकली कन्वर्ट करता हूं तो आई विल गेट 0.4 mr²। तो ध्यान से देखो, 2/5 को पॉइंट में लिखने का मेथड क्या है, मैं अपनी तरफ से इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से डिवाइड करूंगा, तो मेरे पास क्या आएगा 4/10। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0.4। तो अपने पास इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बनेगा, 0.4। और जिस बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है दैट विल टेक मोर टाइम। तो उसने बोला है कि कौन सी बॉडी पहले पहुंचेगी, पहले कौन सी पहुंचेगी, जिसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम होएगा। तो अपने पास कौन सी बॉडी पहुंच रही है, जो अपना स्फीयर है। तो आंसर क्या बनेगा, स्फीयर बनेगा, बिकॉज इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम है तो ये जल्दी पहुंच जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22nd क्वेश्चन भी है जिसको मैं आपको ऐसे ही सॉल्व करने के लिए बोलूंगा। तो ध्यान से देखो, इसमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अपने पास एंगल ऑफ इंसिडेंस तो ये 45 डिग्री है, एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है 60 है। तो इंसिडेंट कौन सा है 45, प्रिज्म कौन सा एंगल दैट इज 60 डिग्री। मिनिमम डेविएशन सफर कर रहा है, तो मिनिमम डेविएशन के लिए कंडीशन क्या होती है, तो यहाँ पे डायरेक्टली आपके पास डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी 2, आई की वैल्यू 45 माइनस ए 90 माइनस 60 30 डिग्री। तो अपने पास डेल्टा की वैल्यू होगी, एक आंसर आ गया। और दूसरी बात समझो, उसने बोला कि मटेरियल का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना होगा, किसी भी मटेरियल का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 से छोटा नहीं हो सकता। तो अपने पास जिस ऑप्शन में 1/√2 वो कैंसिल हो गए, तो क्या बच गया, 3rd and 4th ऑप्शन बच गया। यहाँ से सॉल्व क्या किया, डेल्टा की वैल्यू कितनी है 30 एंड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना हो सकता है दैट इज √2। तो अपने पास आंसर क्या बनेगा, 2nd ऑप्शन एंड 3rd ऑप्शन अपने पास कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, जो 23rd क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या बोला गया है कि अल्फा पार्टिकल है जिसका मास m है, वो मूव कर रहा है विद स्पीड v एंड बोम्बार्ड कर रहा है न्यूक्लियस से जिसका अपने पास चार्ज कितना दिया हुआ है Ze। इट्स डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फ्रॉम द न्यूक्लियस डिपेंड ऑन मास m। बट कैसे डिपेंड कर रहा है वो हमने फिगर आउट करना है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है कि जिस मूवमेंट पे न्यूक्लियस को अप्रोच करता है जो अल्फा पार्टिकल होगा, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी वो कितनी हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू k, दैट इज कांस्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस। इसकी बात मैं ये ऐसे करूंगा
डिवाइड बाय आर, दिस इज एनर्जी, वो किसके इक्वल हो जाएगी? अपनी पोटेंशियल एनर्जी जो इक्वल होगी वो इक्वल होगी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो अपने पास ये आंसर आएगा। तो यहाँ पे उसने बोला है कि उसका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जो है वो m पे कैसे डिपेंड कर रहा है। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या r है और m कहाँ पे है? ऊपर है। तो यहाँ से हमें क्या डायरेक्टली दिख रहा है कि जो r है वो m के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अपने पास आंसर क्या आएगा? तो ध्यान से देखो इस चीज को कर क्या रहे हैं हमने इसकी पोटेंशियल एनर्जी को जो अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस की थी उसको हमने इक्वेट कर दिया इसके काइनेटिक एनर्जी से, बिकॉज उसने खुद बोला है कि अल्फा पार्टिकल का मास m है और वो v वेलोसिटी से आ रहा है। तो जितनी उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी उसको हम पोटेंशियल एनर्जी से इक्वेट करेंगे एंड उसके बाद हम चेक करेंगे कि प्रोपोर्शनैलिटी में कौन सा आंसर दिख रहा है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कटिंग